डिस्कस करने वाले हैं घातांकों की प्रक्रिया में त्रुटि एवं सार्थक अंकों के बारे में। इससे पहले हमने योग की प्रक्रिया में त्रुटि, व्यवकलन की प्रक्रिया में त्रुटि, भागफल की प्रक्रिया में त्रुटि और गुणनफल की प्रक्रिया में त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं ये पढ़ा था इससे पिछले वाले वीडियो में। आज हम मान के चलो कि हमारी जो भौतिक राशि है वो दो भौतिक राशियों के घातांकों के रूप में है, दो से अधिक भौतिक राशियों के घातांकों के रूप में है, यानी कि कई घात के रूप में है। तो उस प्रक्रिया में हम त्रुटि का परिकलन कैसे करेंगे ये याद करेंगे। दूसरा एक टॉपिक है आपका सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक कहते कैसे हैं और सार्थक अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घातांकों की प्रक्रिया में त्रुटि। देखिए, यदि माना हमारी जो भौतिक राशि है क्या x, ये दो राशियों यानी कि मान के चलो a की m घात के रूप में और b की n घात के रूप में, इस तरह से है कि x जो भौतिक राशि है a की m घात के रूप में और b की n घात का क्या है अनुपात है या भाग बन के इस तरह से बराबर है। तो फिर x के मान में जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि दोनों इसके क्या लेते हैं लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद में अवकलन करते हैं। अब अवकलन की प्रक्रिया आप अभी जानते नहीं हो कि अवकलन कहते कैसे हैं या होता क्या है अवकलन, और लॉग के बारे में भी अभी आप इतना परिचित नहीं है। तो ये टॉपिक आता है हमारा सेकंड टॉपिक जो आता है उसमें। तो यहाँ पर मैं आपको जो घातांकी की प्रक्रिया में जो त्रुटि होती है उसका मान मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ कि यदि घातांक की प्रक्रिया में हम त्रुटि किस तरह से निकालते। तो घातांक की प्रक्रिया में त्रुटि का जो मान होता है यानी कि आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि जो आती है वो आती है आपके आपेक्षिक त्रुटि घातांकों की प्रक्रिया में। तो ये आती है आपकी डेल्टा x अपॉन के x बराबर है। कैसे आती है ये m डेल्टा a अपॉन के a, बार प्लस माइनस का चिन्ह होता है, प्लस n गुना हो जाता है घात को डेल्टा b अपॉन के। अगर मान ये इस तरह से तो डेल्टा x अपॉन के x बराबर प्लस माइनस के n, डेल्टा a क्या है a के मान में परम त्रुटि, डेल्टा b क्या है b के मान में परम त्रुटि। तो डेल्टा x अपॉन के x यानी कि आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि होती है आपकी प्लस माइनस के n डेल्टा m अपॉन के डेल्टा a अपॉन के a प्लस n डेल्टा b अपॉन के b। वैसे हम इसको लॉग लेके और इसका अवकलन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लॉग और अवकलन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है यानी कि आपको जानकारी नहीं है। तो सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं लॉग और अवकलन क्या होता है, यानी कि लघु गुणक और अवकलन क्या होते हैं सेकंड चैप्टर में के बाद में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप केवल डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं डेल्टा x अपॉन के x बराबर होता है प्लस माइनस के n डेल्टा a अपॉन के a प्लस n डेल्टा b अपॉन के b। जैसे मान के चलो और एग्जांपल लेके बताऊंगा। जैसे कुछ भौतिक राशि हमारी जैसे इस तरह से है कि x बराबर के a की पावर 3/2 b की पावर 5/3 है। तो फिर इसकी प्रक्रिया में जो त्रुटि होगी भिन्नात्मक त्रुटि होगी वो होगी डेल्टा x अपॉन के x बराबर के प्लस माइनस बाहर रहेगा आपका 3/2 आगे आ जाएगा यानी कि m की जगह आ जाएगा डेल्टा a अपॉन के a प्लस 5/3 आगे आ जाएगी पावर क्या हो जाएगा डेल्टा b अपॉन के b, डेल्टा b अपॉन के b। अगर मान के चलो ये नहीं है नीचे b नहीं है तो क्या आएगा ये वाला पद नहीं आएगा, केवल क्या होगा आपका 3/2 डेल्टा a अपॉन के b। अगर माइनस में पावर है तो यहाँ पे आपके जो जैसे मान के चलो इस तरीके से होता है आपके x बराबर के a की पावर 1/2 और b की पावर 4/5। तो इसकी प्रक्रिया में त्रुटि क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं योगफल और भागफल की प्रक्रिया में जो त्रुटि होती है क्या होती है समान होती है, ये भाग में हो चाहे गुना में हो दोनों में त्रुटि क्या आती है समान आती है। तो यहाँ भी त्रुटि क्या होती है डेल्टा x अपॉन के x बराबर के प्लस माइनस के 1/2 डेल्टा a अपॉन के a प्लस 4/5 ये आगे आ जाता डेल्टा b अपॉन के। इस तरह से हम त्रुटि का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मान के चलो इस तरह से
ए की घातांक m b की घात n के रूप में हो तो x के मान में जो त्रुटि होगी वो इस तरह से होगी। अगर मान के चलो x जो है हमारा इस रूप में हो, उनके गुणनफल के रूप में हो, a की पावर n b की पावर n, तो भी जो हमारी त्रुटि होती है वो कितनी होती है, ये ही होती है। इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर लिया है कि गुणनफल और भागफल की प्रक्रिया में जो त्रुटि होती है वो क्या होती है, समान होती है। इसी तरह से व्यवकलन और योगफल की प्रक्रिया में त्रुटि समान होती है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है सार्थक अंक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, सार्थक अंक। सार्थक अंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। सार्थक अंक कहते कैसे हैं, तो ये दोनों चीजें ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सार्थक अंक और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक, सार्थक अंक किसे कहेंगे, तो सार्थक अंक की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो आपके इस प्रकार से है। किसी भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों को हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। इसे कहते हैं किसी भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। और मापन में सार्थक अंक जितने अधिक होते हैं, मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। मापन में सार्थक अंक आपके जितने अधिक होंगे, मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। और किसी राशि है, मान के चलो उसमें सार्थक अंक ज्ञात करने हैं, तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम एक एक करके लेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम सार्थक अंक कहते हैं। पहले सार्थक अंक की परिभाषा लिखते, डेफिनेशन लिखते। तो किसी भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए, मापन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों को क्या कहते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं। आवश्यक अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। भौतिक राशि के मापन की व्याख्या करने के लिए आवश्यक अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। मापन में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होगी। अब हम लेते हैं सार्थक अंकों के नियम। तो पहला नियम है हमारा नंबर 1, सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम आपके क्या है, तो मैं 2 हिस्से कर लेता हूं, इधर आएंगे उसके बाद में। तो नंबर 1, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी कि जितने भी मापन में हमारे अंक आते हैं, उनमें से सभी अशून्य का मतलब शून्य को छोड़ के सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारी 2.6 में सार्थक अंक 2 है। सार्थक अंक कितने हैं, 2। 2.6 दोनों अशून्य अंक है, तो हमने क्या कहा, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो 2 और 6 दोनों अशून्य है, तो दोनों अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे 2.6 में सार्थक अंक 2 है, यानी कि 2 सार्थक अंक है। ये 2 नहीं है सार्थक अंक, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या 2 है। जैसे 2.6 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। कितनी है, 2 है। दूसरा जो नियम है हमारा सार्थक अंक याद करने का, वो ये है, 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं।
दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य कैसे होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो सेकंड जो नियम है हमारा वो ये है, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दें, जैसे 20.6 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है, क्योंकि जो शून्य आ रहा है वो दोनों अशून्य अंकों के मध्य में आ रहा है। तो दूसरा नियम है हमारा, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पर 20.6 में आप देखते हो कि दो अशून्य अंकों के मध्य में हमारा क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो शून्य भी किसमें गिना जाएगा, सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे मान के चलो ये ऐसे होता 2.006, तो फिर इसमें सार्थक अंक कितने होते, 4 होते हैं, क्योंकि जो दोनों शून्य है, दो शून्य जो आ रहे हैं वो दोनों क्या आ रहे हैं, अशून्य अंकों के मध्य में आ रहे हैं। और अशून्य अंकों के मध्य में आने वाले सभी शून्य अंक कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। तो यदि हम कैलकुलेट करेंगे 2.006 में जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, तो 4 होंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.006 में सार्थक अंक या अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। तीसरा जो नियम है सार्थक अंक ज्ञात करने का, तीसरा नियम इस प्रकार से है आपके सार्थक अंक ज्ञात करने का कि यदि संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। यदि संख्या 1 से छोटी है, संख्या 1 से छोटी है, तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर एवं अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर। तो देखिए पहले उदाहरण भी लेंगे हम, तो मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारी 0.0024, तो दशमलव बिंदु की तो दाहिनी ओर, अब हमारे हैंड देखिए, ये तो मेरा क्या है, राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ। तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर यानी कि इस ओर, अशून्य अंक के बाईं ओर यानी कि बाएं हाथ में ये है, तो इस ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 2 होंगे, क्योंकि अशून्य अंकों को तो हम सार्थक अंक ही मानते हैं और दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे दोनों अशून्य अंकों के मध्य में कोई शून्य नहीं आता, तो ये जो 0 है, 3 0 है, ये आपके सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएंगे। और इस संख्या में जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे आपके, वो होंगे 2 होंगे। तो तीसरा नियम है आपका, यदि संख्या 1 से छोटी है, यदि संख्या 1 से छोटी है, यदि संख्या 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो दशमलव बिंदु के दाहिने ओर, दशमलव बिंदु के दाहिने ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी शून्य
सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं या सार्थक नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि दूं तो एग्जाम्पल होगा हमारा जैसे 0.00024 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है, क्योंकि केवल फिर अशून्य अंकों को ही किसमें गिना जाएगा? सार्थक अंकों में जाएगा। दशमलव बिंदु के इसके दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर तो जो शून्य है उनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। दूसरा उदाहरण लूं जैसे 0.00206, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1, 2 और 3 होगी। कितनी होगी? 1, 2 और 3 होगी, क्योंकि ये तो क्या आ गया? ये कौन सा शून्य हो गया? 2 अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य हो गया, तो इसको तो सार्थक अंक में गिना जाएगा। लेकिन अशून्य अंक के बाईं ओर और दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर के जो शून्य है, ये तो शून्य है, ये सार्थक अंक में नहीं बने जाएंगे। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 1, 2 और 3। कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3 होगी। तो 3 नियम। उसके बाद में आपका चौथा जो नियम आता है इस प्रकार से सार्थक अंक ज्ञात करने का चौथा नियम। और सार्थक अंक ज्ञात करने का आपका चौथा नियम है कि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, तो दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात, तो दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो दशमलव बिंदु के अशून्य अंक के पश्चात दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर इस तरह है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु का मतलब है पॉइंट है, दशमलव बिंदु है, तो दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले अंतिम अशून्य अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब यहाँ पे ये जरूर नहीं है कि संख्या 1 से छोटी हो। नियम क्या है हमारा? संख्या, ऐसी संख्या जिसमें क्या हो? दशमलव बिंदु होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? आपका दशमलव बिंदु होना चाहिए। तो दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के जो पश्चात आने वाले जो सभी अशून्य अंक है वो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं, जैसे 0.000300 में सार्थक अंक कितने होंगे? कितने होंगे सार्थक अंक बताइए। देखिए सभी नियम ध्यान रखते हैं। अशून्य अंक तो चाहे कहीं भी हो सार्थक अंक में गणना जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? 2 अशून्य अंकों के मध्य में, तो यहाँ 2 अशून्य अंकों के मध्य में एक ही अशून्य अंक है, 2 अशून्य अंकों के मध्य में शून्य ही नहीं रहा। तीसरा नियम क्या है हमारा? यदि संख्या 1 से छोटी है तो संख्या 1 से छोटी है तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर यानी कि ये वाले
और S1 अंक के बाईं ओर ये वाले, यानी कि ये तीन जो अंक है S1 शून्य है, इनको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। और जो चौथा नियम है हमारा क्या है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो और दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले S1 अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर आने जो दशमलव बिंदु के बाद में जो आने वाला अंतिम S1 अंक है वो 3 है, और 3 के बाद में आने वाले यानी 3 के दाहिनी ओर का जो शून्य है ये है। तो ये आपके जो है तीनों अंक किसमें गिने जाएंगे, सार्थक अंकों में कैलकुलेट होंगे। तो 0.300300 में सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे, सार्थक अंक 3 होंगे। ऐसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 5.003 जी। तो यहाँ पर कितने S1 अंक होंगे, यहाँ पर जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, देखिए दोनों S1 अंक, दो S1 अंकों के माध्यम में आने वाले सभी शून्य, तो ये भी सार्थक हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 और 4। फिर चौथा नियम, दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले अंतिम S1 अंक, S1 अंक कितना है, 3, और 3 के बाद में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो ये 0 भी क्या होगा, सार्थक अंकों में कैलकुलेट होगी। तो इस तरह से इस संख्या के सभी जो अंक होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। और कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5 में सार्थक अंक कितने होंगे, 5 होंगे। कितने होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। इसके बाद में सार्थक अंक ज्ञात करने का आपका 5वां नियम है, और 5वां नियम आपका इस तरीके से है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है यानी कि पॉइंट वाली हमारी संख्या नहीं है, तो S1 अंक के दाहिनी ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसमें तो क्या था, दशमलव बिंदु था। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु है तो दशमलव बिंदु के पश्चात आने वाले अंतिम S1 अंक के दाहिनी ओर के सभी शून्य सार्थक अंक कहते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है कि अंतिम S1 अंक के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो 5वां नियम है आपका, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है, जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है कि अंतिम S1 अंक के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे संख्या के लिए हम 206,000 यानी कि 20,600, तो इसमें कोई दशमलव बिंदु नहीं है यानी कि कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसमें से S1 अंक कैसे करेंगे, तो दोनों तो S1 अंक ही हो गए हमारे, दोनों सार्थक होंगे। 2 S1 अंकों के मध्य आने वाला शून्य ये भी सार्थक होगा हमारा। दशमलव वाला इसमें कोई लगेगा नहीं, कोई संख्या हमारी ना तो एक से छोटी है ना ही इसमें क्या है दशमलव बिंदु है, तो अब हमारा कौन सा रूल लगेगा, ये। तो ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है कि अंतिम S1 अंक यानी कि 6 के बाद में भी दोनों 0 है, ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। तो सार्थक अंक कितने हो गए फिर, 1 2 और इन दोनों के मध्य में आने वाला शून्य यानी कि तीसरा। मैं सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। मैं सार्थक अंक 3 है, यानी सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है, 20,600। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं सार्थक अंकों के नियम के। इसके बाद में अगला जो नियम आता है वो आपका आता है 6वां सार्थक अंकों का।
तो सार्थक अंकों के ज्ञात करने का जो छठवां नियम है वो इस तरीके से है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है कि अंतिम अशून्य के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होंगे यदि इन्हें किसी मापन द्वारा मापा गया है। किसके द्वारा मापा गया है? किसी मापन के द्वारा मापा गया है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है, जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं यदि इन्हें किसी मापन द्वारा मापा गया हो। यदि इन्हें किसी मापन द्वारा मापा गया हो, जैसे संख्या हम अभी वाले लेते हैं, जैसे 20,600। अगर मान के चलिए इस तरीके से लिखा हो 20,600 मीटर, 20,600 मीटर, तो अब ये संख्या कैसे हो गई? किसी मापन द्वारा माप गई, यानी कि ये क्या हो गई? एक प्रकार की दूरी हो गई। तो इसमें जो सार्थक अंक है यानी कि अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले जो सभी शून्य हैं वो किसमें कितने काउंट किए जाएंगे? सार्थक अंक में किए जाएंगे। जैसे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4 और 5 हुई। मैं सार्थक अंक पांच है। मैं सार्थक अंक कितने हैं? 5 है। और लास्ट नियम है आपका सार्थक अंक याद करने का, 10 की घातों को सार्थक अंकों में 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं लिया जाता है, यानी कि जो 10 की घातें हैं उनको हम सार्थक अंकों में नहीं लिखते हैं। जैसे मान के चलो कोई संख्या है लिखी हुई है, जैसे मान के चलो आपका लिखा हुआ है 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो केवल इन्हीं को काउंट करेंगे, 10 की घातों को हम तो सार्थक अंकों में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की कितनी संख्या होगी? मैं सार्थक अंक कितने होंगे? केवल 1 2 और 3। मैं सार्थक अंक कितने हैं? 3 है, क्योंकि हम 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं कैलकुलेट करते। तो ये थे हमारे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, और इस तरह से हम किसी भी राशि में सार्थक अंकों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नियम और आता है आपका इसमें कि यदि मान के चलो आप ऐसा सोच रहे हो कि दशमलव बिंदु की स्थिति चेंज हो जाए तो सार्थक अंकों की संख्या चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दशमलव बिंदु की स्थिति चेंज होने पर भी सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। तो यहाँ पे आएगा आपका किसी संख्या में, 8वां नियम, किसी संख्या में दशमलव बिंदु की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर आपकी कितने हैं? सार्थक अंक 3 है। अगर मैं दशमलव बिंदु को यहाँ लगा दूँ, 2.066 कर दूँ, तो भी सार्थक अंक कितने होंगे आपके?
3 ही होंगी। यदि मैं यहाँ पे लगा दूँ तो भी आपके सार्थक अंक 3 होंगे, और लास्ट में लगा दूँ तो भी आपके सार्थक अंक 3 होंगे। यानी कि दशमलव बिंदु से सार्थक अंक की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन 8 नियमों के द्वारा आप कोई भी संख्या दी गई हो उसमें सार्थक अंक कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करें।